हाँ तो भाई क्या हालचाल है। एक और बार अपन मिल गए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वो टॉपिक हमने खत्म कर दिया था। आर्ट एंड कल्चर का एक और ये मिनी लेक्चर है। देखिए किस तरीके से हमने लगभग 13 एक लेक्चर लगे अपने को पढ़ने में। चाहते तो वो 4 लेक्चर्स की बात है दोस्तों। 4 लेक्चर्स के अंदर भी वो चीजें करी जा सकती है, बट कितना गोच पोच हो जाता। आपके पड़वा ढोक, आपके पर्यूषण, आपके ये ना महावीर जयंती, आपके सारे दिमाग में घूमते और आप सबसे पहले मेरे को ही गालियां बकते फिर कि इतना इतना मतलब एक साथ पढ़ा दिया, फिर वो ज्यादा हो जाता है तो वैसे जोर आता है। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे अपन। लोकल ये जो कल्चर जो है इसको थोड़ा लंबा टाइम ले देंगे, लेकिन टाइम से पूरी हो जाएगी नो डाउट। अभी टाइम है बहुत ज्यादा, तो आराम से कर लेंगे। लोक देवता व लोक देवियां जो है नया हेडिंग डाल लीजिए। फोक गॉड्स एंड फोक गॉडेसेस जो है आप लिख लीजिए। फोक का मतलब होता है लोक, मतलब पीपल जो है उसको फोक भी बोलते हैं, FOLK, फोल्क, है ना। ठीक है भैया, हेडिंग डालिए और फिर समझते हैं कि लोक देवता क्या होते हैं। कैसा लग रहा है भाई आपको पढ़ के? हैं आर्ट एंड कल्चर। लोक देवता बेसिकली कहते हैं किसको है, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे हम एक बार के लिए। देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। देखते हैं कि मुझे बताना आता है कि नहीं आता है। चलिए भाई, लोक देवता। देवता तो बहुत सारे हैं, इंद्र भी है ना। यमराज भी है, देवता ही एक तरीके से, यमदेव, है ना। ये देवता और ये जो लोक देवता है, इनमें क्या फर्क है? इन्होंने हमारे बीच में हमारे ही जैसी शक्ल, हमारे ही जैसी चमड़ी, हमारे ही जैसा खून, मतलब इंसानी रूप में ही जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में ये लोक सुधारक या फिर जन कल्याण के कुछ ऐसे चमत्कारी कार्य करते हैं जिसके हम कृतज्ञ हो जाते हैं भयंकर तरीके से, और हम इनको लोक देवता व लोक देवियां मानते हैं। इस तरीके से लोक देवता जो हम मानते हैं उनमें, और जो देवी देवता है हम जो दोखते हैं, उनमें फर्क आता है ना। लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई जन्म इनका जो होता है वो हमारे ही अकॉर्डिंग होता है, मतलब सॉरी हमारे अकॉर्डिंग मतलब हमारे बीच सामान्य मनुष्य की तरह ही जन्म लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमारी तरह ही सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन जन कल्याण के कार्यों की वजह से इनको पूजना शुरू कर देते हैं, इस हिसाब से, है ना। दे टेक बर्थ एज लाइक नॉर्मल ह्यूमन एंड बीइंग वर्शिप्ड बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस, है ना। सर्टेन गुड डीड्स लिख सकते हो, कुछ अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से इनको पूजना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनको भी हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। लोक देवता के बारे में ना हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जैसे ना ज्यादातर ना मुगल कालीन टाइम के ऊपर ही लोक देवता आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। जो मुसलमानी जो एरा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उसके अंदर क्यों मिलेंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है। अब मुसलमान जो है, मुगल खासकर, मुगलों के बिल्कुल भी मंदिर नहीं जसते थे, काफिर बोलते थे ये। मतलब मुसलमान के अलावा जो भी और होते हैं ना वो काफिर होते हैं। काफिर या फिर कुफ्र बोल सकते हैं इनको। इनके जो पूजा करना, इनकी मूर्ति पूजा या इनके कोई भी लोकगीत, कोई भी चीज पसंद नहीं थी बेसिकली। तो उनको तोड़ना फोड़ना, नष्ट करने की जैसी उनकी प्रवृत्तियां रहती थी। गायों की भी हत्या करना, इन सब से बचाने वाले लोग क्या है उस टाइम पे पूजे जाते थे सक्सेसफुली, जिसने बचा दिया उस हिसाब से। तो वो चीज है। अब हम इसमें भी 5 पीरों की बात सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सारे के सारे लोक देवता पढ़ेंगे नो डाउट। बट पंच पीर क्या है, 5 पीर क्या है ना। तो आप एक हेडिंग लगाना, पंच पीर। पचपीर भी बोलते, पचपीरा की दोक ऐसे बोलते ना अपने घर पे। पचपीरा की दोक लगाई आज। 5 पीर कौन है? 5 पीर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई बाबा बोलता है, कोई ना देवता बोलता है, लेकिन पीर का अर्थ ऐसा होता है कि वे भगवान या फिर वे देवता जिनको मुसलमान भी माने और हिंदू भी माने, दोनों के दोनों अगर किसी को मानते हैं तो वो पीर कहलाते हैं ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हिंदू प्लस मुसलमान। ये अगर दोनों किसी एक कॉमन देवता को पूजे तो उनको क्या कहेंगे? लोक देवता, सॉरी पीर कहेंगे भैया ना, लोक देवता नहीं कहेंगे। जैसे तेजा जी है, तेजा जी को मुसलमान नहीं मानते हैं, लेकिन पाबू जी है, पाबू जी को मुसलमान भी मानते हैं, देखेंगे अभी, है ना। तो पीर, 5 पीर कौन से हैं? अपने राजस्थान में टोटल 5 ही पीर हैं। और भी पीर हैं, लेकिन राजस्थान के 5 ही पीर हैं जो पढ़ते हैं। तो राजस्थान के अंदर 5 पीर कौन से हैं उसको हम एक दोहे से समझेंगे भाई, और ये दोहा काफी फेमस है। लिखते चलना भाई आप भी मेरे साथ में। इस दोहे का नाम है पब्बू हड़बू राम दे और मंगलिया मेहा पांचू पीर पधार ज्यो
गोगा जी। जी हाँ, देखो पंचपीरों की जब धोख लगाई जाती है तभी ये दोहा अक्सर गुनगुनाया जाता है। क्या है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि इनमें 5 पीरों के नाम लिए गए हैं। कौन से हैं 5 पीर भाई? मैं देख के गिनने की ट्राई करता हूँ, मेरी गणित तेज है कि नहीं। पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, हड़बू जी सांखला। रामदे से रामदेव है, अक्सर हम ये देखेंगे कि पेमल दे, कोमल देव है ना, सुप्यार दे, फुल्लम दे। इनके आगे व या वी जो है वो साइलेंट है, बोलते नहीं है, अपने इतने में काम चला लेते हैं। रामदेव जी है लेकिन रामदेव बोल देते हैं ना। मंगलिया मेहा जी जो है, इनके अंदर मेहा तो इनका नाम है, मंगलिया इनकी जाति है। अक्सर ऐसा भी होता है, जाति जो होती है उसको पहले नाम लिया जाता है, आगे भी देखेंगे है ना। आशिया मोड़जी, जिसमें से मोड़जी बंदे का नाम है और आशिया उनकी कास्ट है ना। बिट्ठू मेहा जी, मेहा जी उनका नाम है, बिट्ठू उनकी कास्ट है ना। तो 4 तो ये हो गए, पाबू हड़बू रामदेव जी और मांगलिया मेहा, यानी कि मेहा जी मांगलिया। और 5वें पीर कौन से हैं? गोगा जी। वो टोटल 5 है, इसकी गारंटी कैसे है? इस दोहे से गारंटी मिल रही है। दिख नहीं रहा होगा ना आपको, 1 सेकंड लगती है अपने को हटाने में। अब तो दिख रहा है। ये पांचों के पांचों पीर है। कितने हैं टोटल? 5 पीर है ना। तो पांचों पीर की बात करी जा रही है, इनको बुलाया जा रहा है, पधारा। जैसे बोलते ना, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो, ऐसे करके जब कुछ भी करते हैं ना, गणपति फाउंडेशन करते हैं तब, और शादियों में अक्सर गुनगुनाया जाता है। यानी कि गणेश जी को बुला रहे हैं कि हमारे शुभ कार्य के अंदर आइए। वैसे ही पांचों पीरों की धोख लगती है, तब इन पांचों पीरों को ये दोहा बोल के बुलाया जाता है। तो 5 पीर टोटल हो गए। इनमें से हम पहले पीर की बात कर लेते हैं, पहले पाबू जी की बात कर लेते हैं। ये याद कर लेना भाई, और एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि भाई निम्न में से 5 पीरों में से कौन शामिल नहीं है। राजस्थान के अंदर पूछेंगे आपको। पाबू जी दे दिया, गोगा जी दे दिया, मेहा जी मंगले दे दिया, और इनके साथ में देवनारायण जी दे दिया। अब आप कैसे हो जाएगा कि यार हाँ देवनारायण जी नहीं पढ़ा था, इस दोहे के अंदर नहीं था। लेकिन अगर आपको दोहा नहीं पता होगा तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और थोड़ा सा हार्ड पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन पीरों के अंदर, 5 पीरों के अंदर आते हैं। उनके अंदर आपको 3-4 नाम दे देंगे, जैसे कि देवनारायण जी दे दिया, तेजा जी दे दिया, एक और दे दिया, फिर उसके बाद में आपको हड़बू जी दे दिया। तो अब आप ऐसे सोचोगे कि यार हड़बू जी तो शायद नहीं होना चाहिए, है ना। मेहा जी दे दिया जाए तो भी अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये तो नाम बहुत लोगों ने सुन रखा है, और तेजा जी भी सुन रखा है। तो आप कहीं ना कहीं तेजा जी टिक करके आओगे, पक्की गारंटी है। लेकिन अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये टिक नहीं करके आओगे। इस चीज की गारंटी किसकी है? मेरी है भाई, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ लिया इस चीज को। मिट जा भाई, है ना। ये दोहा है, इसके साथ में ही हम आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ना कहाँ पे है? पाबू जी राठौड़ की बात करनी है। पाबू जी का पूरा नाम क्या है? पाबू जी राठौड़। इनके बारे में क्या क्या बातें हैं वो मैं सारी की सारी लिखता हूं। इनके बायोडाटा के बारे में लिखता हूं। सबसे पहले देखिए, इनका जन्म है ना कब हुआ, ये कोई नहीं पूछता है आजकल। ये सारे घिसे पिटे सवाल हैं, 1220 से लेके इतना ईयर, वो इन सब के चक्कर में पढ़ोगे ना, सन कभी भी नहीं पूछेगा। बहुत कम होते हैं जो बहुत फेमस सन है वो पूछे जाते हैं आजकल। तो हम इनके बारे में सारी की सारी बातें लिखेंगे। जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप लिखते चलना भाई। पाबू जी राठौड़ का बायोडाटा लिख रहे हैं भाई। अन्य नाम क्या है इनके? कोई और भी नाम होंगे, निक नेम, जैसे आपके होते हैं, गोलू, मोलू, ना, बबलू, बालू। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? किसी का है क्या कोई ऐसा यूनिक सा घर पे, या किसी आपके पड़ोस में हो जो बहुत ही फनी नाम हो, ना। इनकी मम्मी कौन है? मिमी। गुरु कौन है वो बात भी करेंगे। साथ साथ में इनकी घोड़ी का भी एक खास नाम है, उसकी बात करेंगे। घोड़ी को इंग्लिश में मेयर लिख लेना भाई, है ना। इनके सहयोगी कौन है, दोस्त वगैरह, वो सब भी देखेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे इनका मेला कहाँ बढ़ता है, और इसके अलावा हम देखेंगे इनका मंदिर कहाँ पे है। ये सारी कुछ एक बातें हैं जो हम पाबू जी के बारे में करेंगे। तो एक एक करके करें क्या सारी की सारी बातें। पाबू जी के अन्य नाम देख लेते हैं पहले। इनको बोलते हैं हाड़ फाड़। हाड़ फाड़ के देवता हैं भाई साहब ये। इसके अलावा इनको बोलते हैं भालाड़ो। भालाड़ो समझिए पहले, भालाड़ो मतलब क्या था? कोई भी चीज का, जैसे बोलते हैं ना जमींदार, ठेकेदार, वो आदमी जो जमीन रखता है उसको जमींदार बोलते हैं। जो आदमी ठेके पे चीजें लेता है उसको ठेकेदार कहते हैं। जिस आदमी के पास में भाला है हाथ में उसको कहते हैं भालेदार। लेकिन अपन तो मारवाड़ी हैं, अपन ऐसे भालेदार ये वो थोड़ी बोलेंगे, भालाड़ो ऐसे बोलते हैं ना। चुस्की हाड़ो, आइसक्रीम हाड़ो, है ना, पुचका हाड़ो, गोलगप्पा हाड़ो, या फिर वैसे ही भालाड़ो। जिसके पास भाला है उसको बोल दिया क्या? भालाड़ो। हाड़ फाड़ क्या है? प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी हुई थी, है ना,
उस बीमारी से बचाया था इन्होंने, तो इसलिए इनको हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं, है ना, ये चीज है। इसके साथ में इनका जन्म कहां पे हुआ था उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जन्म को हम लिखते हैं कोल्लूमंड। कोल्लूमंड नाम की जगह पे इनका जन्म होता है, कोल्लूमंड। और ये कहां पे पड़ती है? आज के फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड फलोदी के अंदर पड़ती है। इसके अलावा ना एक एनसीईआरटी की किताब के अंदर 10th क्लास के अंदर लिख रखा है नैणसी और बिट्ठू मेहा, मतलब सॉरी आशिया मोड़जी करके आदमी है, नैणसी और मोड़जी ऐसे करके लिख लो आप। नैणसी और मोड़जी इनको कहां पे जन्मा हुआ मानते हैं? जूना करके कोई गांव है वहां पे, कि नहीं अप्सरा के घर पे पैदा हुए थे, वो देखेंगे हम अभी जरा सी एक स्टोरी के अंदर आपको समझाऊंगा कि नैणसी और मोड़जी के अकॉर्डिंग ये कहां पे जन्मे थे। भाई एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है लिखाने का मेरा मन कर रहा है, राजस्थान अध्ययन की जो किताब है ना उसके अंदर, तो आप ये चीज जरूर लिख लेना। वैसे बेसिकली कोल्लूमंड ही पूछा जाता है, बहुत बहुत कम चांस है कि जूना गांव की बात करेंगे, पर कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया भाई। इसके अलावा इनके पापा जी का नाम क्या है? धांधड़ जी। धांधड़ जी कौन है? मारवाड़ का जो राजा है राव दुहड़, राव दुहड़ के भाई। इसने ना राठौड़ों की जो नागणेची माता है उसकी मूर्ति स्थापित करी थी राव दुहड़ ने, उसी के भाई है, यानी कि राजा का भाई है ये। यानी कि राजा का भाई इन जनरल क्या होता है, हमने हिस्ट्री के अंदर देखा था, वो होता है फ्यूडल लॉर्ड या फिर सामंत। यानी कि ये जो हमारे पाबूजी राठौड़ है राजकुमार है भाई, ऐसे छोटे मोटे थोड़ी है, राजघराने से बिलोंग करते हैं, है ना। तो राव सिंहा के वंशज हैं वगैरह वगैरह, और राव दुहड़ के भाई हैं। इनकी मम्मी जो है, इनकी मम्मी का नाम क्या है? इनकी मम्मी का नाम है कमला दे। भाई इनकी बेसिकली जो मम्मी है वो कमला दे, कमला देवी भी कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन कमला दे ही बोला जाता है प्रचलन के अंदर, ऐसे ही है, इतना ही जीभ हिलाते हैं हम अपनी, तो कमला दे, ठीक है, कमला दे है। इसके बाद में इनकी पत्नी का नाम क्या है? अच्छा पत्नी छूट गई क्या? ला भाई पत्नी छोड़ दी हमने तो, करते हैं भाई, जरा सी 1 सेकंड लगेगी मेहनत। लो भाई, पत्नी छूट जाए तो दशा नहीं बन जाए आदमी की। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। पत्नी कौन है? इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे इसी का नाम है, सुप्यार दे। देखो कैसे याद रख सकते हैं कमला दे और फूलम दे में, आप वो कंफ्यूज हो सकते हो। अक्सर हम फूल किसको देते हैं? अपने पार्टनर को देते हैं, तो इस हिसाब से याद रख लेना फूलम दे पत्नी है भाई। या सुप्यार दे किससे प्रेम करते हैं? ऑब्वियस सी बात है माता पिता से भी करते हैं, लेकिन प्रेम प्यार वगैरह जो है वो अपने पति पत्नी के बीच का ही वो सिस्टम होता है। तो फूल और प्यार दोनों एक ही बात है, तो फूलम दे सुप्यार दे, मुझे नहीं लगता कि अब आप शायद भूलेंगे। अब ये महिला कौन है? ये ना पाकिस्तान के अंदर एक जगह थी अमरकोट, अमरकोट नाम की जगह थी, उसके अंदर एक राजा था सूरजमल सोडा। अमरकोट के सूरजमल सोडा की क्या है? बेटी है, यानी कि प्रिंसेस भी लिख सकते हो, राजकुमारी। छोटी मोटी तो ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे बाबूजी खुद एक प्रिंस है भाई, राजकुमार है। इनके गुरु का नाम क्या है? पहले आप लिखो, फिर सारी की सारी बातें बता दूंगा मैं आपको ना। गुरु का नाम है समर्थ भारती। बहुत कम चांस से पूछे जाएंगे, लेकिन क्या पता पूछा जाए ना, समर्थ भारती। इसके बाद में इनकी घोड़ी का नाम भी कुछ स्पेशल है, घोड़ी को इंग्लिश में मेयर कहते हैं, इसका नाम है केसर कालमी। ये एक चारण नाम की एक महिला है, देवल चारणी, देवल चारण कह सकते हो, है ना, उसकी घोड़ी है भाई ये बाबूजी की खुद की घोड़ी नहीं थी, ये इसको शादी के अंदर लेके गए थे। अभी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा बता दूंगा आपको भी, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए सारी की सारी बात। इसके अलावा इनके 2 दोस्त थे, वैसे तो 4-5 है सहयोगी, चांदा और डामा। जब भी एग्जाम में आपको पूछेंगे ना कि ये फलाने लोग जो हैं किसके सहयोगी थे, तो इनमें चांदा और डामा जरूर आपको नाम देख लेंगे मिलेगा। जैसे सोलंकी भी और है, एक रेबारी करके और है, वो भी सारे हैं, लेकिन मेन तो ये ना ये 2 ही है, चांदा और डामा। और ये क्या थे भाई? ये दोनों भाई थे, सगे भाई, और ये भील भाई है भाई। अब एक चीज आप खुद देखो, भील भाई है, भीलों के साथ में दुर्व्यवहार करना, आदिवासी समझना, ऐसी पुरानी जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, या फिर गंदी सोच थी लोगों के अंदर, उस टाइम पे एक राजकुमार इनके साथ में दोस्ती कर रहा है, बढ़िया उठ बैठ चाय पीना, लूडो खेलना, मस्त एकदम गेड़ी मारना, बुलेट के ऊपर ट्रिपलिंग करना, भील भाई है उनके साथ में। तो वो ये चीज दिखाते हैं कि ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, है ना, छुआछूत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, अगेंस्ट है भाई, इनके बढ़िया से दोस्त है भाई चांदा डामा। इसके अलावा इनका मेला कब आता है? इनका मेला आता है चैत्र अमावस्या को। देखो सारी बात करेंगे अभी, चैत्र अमावस्या,
अगर एक दिन और रुक जाते तो क्या आ जाती, चित्र शुक्ल एकम, और क्या आ जाता, न्यू ईयर। ठीक है भाई। और इनका मंदिर जो है ना कोल्लू मंड के अंदर भाई, कोल्लू में, कोल्लू या कोल्लू मंड कह सकते हो। कोल्लू में किसने बनाया, सोहड़ नाम के आदमी ने बनाया था भाई, पूछा जा सकता है। सोहड़ ने मतलब कोल्लू मंड का मंदिर, यानी कि ऐसे पूछा जा सकता है पाबू जी का मंदिर किसने बनाया था, सोहड़ ने बनाया था भाई। सोहना बनाया था ऐसे करके याद रख लो, सोहना नहीं है नाम, सोहड़ है ना, इतनी सी बात। चलिए भी बात करते हैं ना पाबू जी राठौड़ के बारे में। हम पांचों पीरों के बारे में देख रहे थे, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मैया जी, पांचों पीर बता जो, गोगा जी जेहा है ना, ऐसे करके। गोगा जी जेहा के आगे जो है ना, जेहा उनके कोई कास्ट नाम नहीं है, वो ऐसे ही है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, हम इनके बारे में देख रहे थे। इनके अन्य नाम क्या है, हाड़ फाड़ के देवता है ना, लाड़ो बोलते हैं इनको। कोल्लू मंडी के फलोदी के अंदर इनका मंदिर है और जन्म भी हुआ था। साथ साथ में सोहड़ ने जो मंदिर बनाया था वो चीज है। नैणसी और मोरजी ने क्या कहा था कि ना, इनका तो जूना के अंदर जन्म हुआ था ना। इसके अलावा पापा जो है धांधड़ जी, इनके पापा जो है धांधड़ जी, वो राव दुहड़ के ही सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं, यानी कि बाबू जी के हैं, एक प्रकार के प्रिंस है भाई। इनकी शादी होती है एक क्या बोलते हैं, अप्सरा से शादी होती है भाई। देखो ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानी है, नैण सिंह की किताब के अंदर भी लिखी हुई है कि मोरजी, नैण सिंह की किताबों के अंदर लिखी हुई है कि पाबू जी है ना ऐसे छोटे मोटे इंसान नहीं। पाबू जी कैसे इंसान नहीं है, छोटे मोटे। कहानी सुनते हैं छोटी सी, चलो। पाबू जी के पापा जो है धांधड़ जी, एक बार मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है ना, फलोदी वाला एरिया, वहां पे रात के टाइम पे कहीं जा रहे होते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि रात के टाइम पे, उस टाइम पे परियां आती थी। परियां जो है बढ़िया से अपनी, परियों को ये हिदायत दी हुई थी कि भाई आप है ना, किसी को दिख मत जाना, इंसानों को करना, आपकी सारी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और आप है ना यहीं पे ही रह जाओगे, है ना, धरती पे ही रह जाओगे आप। फिर आपकी पावर काम नहीं करेगी, आपका जो यान है आपसे दोस्ती छोड़ देगा भाई साहब, अगर आपको किसी ने देख लिया तो। ठीक है भाई, परियां मौज काटती है, रोज रात को आती है जब सारे लोग सो जाते हैं। अब उस टाइम पे क्या हो गया कि परी आई और उसने गलती से सोच लिया कि इस बार मैं कहाँ आऊंगी, मैं आऊंगी राजस्थान के अंदर और फलोदी के अंदर भाई साहब। मैं इस बार रेगिस्तान के टीले के ऊपर बढ़िया से घूमूंगी, मेरी रात में मजे मारूंगी। परी आ तो गई, लेकिन परी को थोड़ी देर बाद में ऐसे ऐसे चांटा चूंटी लग जाती। चांटा चूंटी समझते हो, गर्मी के अंदर जो लगती है ना, ऐसे कांटे से चुभते हैं, गर्मी के मारे जो नहाने की इच्छा करती है, भयंकर मन करता है, उस चीज को बोलते हैं चांटा चूंटी। लगती है क्या आपकी भी चांटा चूंटी? तो उस चांटा चूंटी के अवसर के अंदर उनका मन करता है कि यार मैं नहा लेती हूँ। परी को ऐसे जस जाती है कि भाई मैं नहा लेती हूँ। वो साथ में पानी तो लाई नहीं भाई, उसके ऐसे हो गया कहाँ नहाऊं। उसको पास में ही एक सरोवर दिख जाता है, छोटा मोटा तालाब रहता है, उस तालाब के अंदर वो नहा रही होती है ना, ये नहा रही होती है। लेकिन उस टाइम पे धांधड़ जी भी अपने निकले हुए थे भाई, नाइट वॉक पे निकले हुए थे। और उनको ऐसे हो गया कि यार ये यान सा किसका खड़ा है भाई साहब, आज ये गाड़ी कहाँ पे किसने पार्क करी है, नो पार्किंग जोन के अंदर, जाके देखते हैं। सब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तालाब के अंदर आवाजें सी आ रही है उनको, ऐसे स्विमिंग करने की सी है ना, ऐसे और ऐसे रिलैक्स होने की सी। तो देखते हैं तो भाई साहब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि एकदम एकदम अद्भुत दृश्य देखते हैं कि यार मतलब ये तो कोई सामान्य नारी नहीं लगती, ये वो उनको देख लेते हैं। और परी भी उनको देख लेती है कि भाई मेरे को किसी ने नोटिस कर लिया। अब परी को जैसे ही पता चलता है, परी ढां ढा करके मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई रे, मैं अब नहीं जा सकती रे ना, अब मैं क्या करूंगी ये वो, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं परी हूँ, ऐसे धरती पे थोड़ी रह सकती हूँ, यहाँ पे तो मेरे को आते ही चांटा चूंटी लग गई ये वो वगैरह वगैरह। तो धांधड़ जी वैसे, शांत हो जा, शांत, क्या हुआ, बात तो बता। तो बोला ऐसे 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 मेरी बात थी और तूने मेरे को देख लिया, अब मैं कभी भी मतलब जा नहीं सकती हूँ। बोले क्यों जाना है, और क्यों नहीं जाना, तो मैं क्या करूंगी क्या। बोला मेरे घर पे रहो, मेरे घर पे भाई, तुम्हारे घर पे मैं क्यों रहूंगी, तुम एक अनजान युवक हो, मैं तुम्हारे घर पे क्यों रहूंगी भाई, अनजान युवक है तो जानकारी बढ़ा लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, उसके बाद शादी वादी भी कर लेंगे, मेरे से ही शादी कर लो, क्यों टेंशन लेती हो, मैं छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, मैं भी कोई मतलब राजा राव दुहड़ का भाई हूँ, ऐसे थोड़ी है। तो धांधड़ जी और जो उनकी वाइफ है उनकी शादी हो जाती है, और शादी होती है तो उनसे पैदा होते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ इस प्रकार, और ऐसे बोलते हैं कि बेहद एकदम गोरे, एकदम चमकीले, एकदम शानदार, मठ मरोड़ और लंबी मूछ वाले जो है देवता है भाई पाबूजी। तो होने भी भाई अप्सरा के बेटे हैं, है ना, वरना सिर्फ धांधड़ जी के कंट्रीब्यूशन से थोड़ी। ये तो सारे के सारे राठौड़ है। राठौड़ कहाँ से, कर्नाटक से उठ के आए भाई साहब, काले काले, और धूप के अंदर वैसे भी काले हो सकते हैं। तो इनकी शादी हो जाती है और फिर बाद में क्या है, इनकी जो अप्सरा होती है, अप्सरा उनको ये बोलती है कि देख, एक चीज तो तेरी मैं मान ली कि तेरे से शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक दो शर्तें हैं भाई, वो अगर तू मानेगा तो ही मैं तेरे से शादी। धांधड़ जी बोले भाई तेरे से शादी करने के लिए तू दो नहीं 10 शर्तें मनवा ना, मतलब 10 तो नहीं मनवानी, मेरे को फायदा थोड़ी उठाना है तेरा, तू दो शर्तें मान लेना बस। एक तो ये कि मैं तेरे साथ में नॉर्मल महल में नहीं रहूंगी जहां पे तेरी और रानियां रहती हो, यार वो ना 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 ना, बिल्कुल नहीं रखूंगा। तू उनके साथ में रहेगी फालतू में, तू काली हो जाएगी या फिर तू
है ना, तू थोड़ी कम सुंदर हो जाएगी, क्यों रखूंगा उनके साथ में, वो फालतू में तेरे चिपकेगी। तो ठीक है तेरी बात मान ली। दूसरी बात बोले कि महल के अंदर मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आना चाहिए। मैं कहूं, मैं ऐसे डोरबेल के पास में से आप बोलो कि मैं आया हूं, आपको भी परमिशन नहीं है। अंदर जी की एक बार तो ऐसे हो गई यार, पर उन्होंने बोला कि भाई शादी करने के लिए मिल रही है इतनी सुंदर औरत जो कभी नहीं देखी। भाई मान लेते हैं दोनों बात अग्री हो जाती है, पर फिर एक बार क्या होता है कि ये पाबू जी राठौड़ जो होते हैं ये अपनी माता के साथ रहते हैं उस टाइम पे महल के अंदर, है ना, अप्सरा के साथ में। और धांधल जी कैसे हो जाती है यार, पति तो हुई हो आखिरकार यार, कितना है उस टाइम पे कह दी होगी ऐसी जोरा मर्दी, जबरदस्ती की सी बात करी थी उसने, मैं तो चले जाता हूँ अंदर, और वो महल के अंदर चले जाते हैं। और धांधल जी की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है कि भाई साहब ये क्या धांधली चल रही है। धांधल जी का दिमाग खराब। धांधल जी क्या देखते हैं कि पाबू जी जो है उनके बेटे एक शेरनी का दूध पी रहे हैं, वहां पे कोई वाइफ तो है ही नहीं। और शेरनी देखती है, शेरनी देखती है, फिर से माथे में खाती है कि हे भाई साहब, तूने मेरे को एक तो पहले पहले देख लिया, तब मेरी शक्तियां फालतू के अंदर खराब हो गई थी, मैं यहाँ पे आके फंस गई, फिर मैं तेरे बेटे की माँ भी बन गई, अब मेरे को इससे लगाव हो गया, तो तुझे मैंने जो मना किया था, अक्सर ऐसा ही होता है, पत्नियां जो चीज मना करती है उनके पति वही काम करते हैं। बोले तूने कर दिया ना फालतू गड़बड़, अब तुझे पता नहीं था मैंने क्यों क्यों ऐसी बात कही थी, मैं अप्सरा थी, तेरे को पता नहीं है क्या, तो मेरे भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। पहली बार जब तूने मेरे को देखा तो मैं तेरे साथ में अटक के फंस गई, दूसरी बार अब तूने मेरे को देख लिया, मेरे इस रूप में देख लिया, मैं रूप बदलती थी भाई साहब, अलग अलग रूप में मेरे बेटे के साथ में खेलती, शेरनी का दूध पिला के बड़ा कर रही है उसको, तो तूने मेरे को देख लिया, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ से ये छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा निकट समय आ चुका है। तो भाई साहब धांधल जी भी ढां ढां करके रोए कि भाई, पहले तो वो रोई थी जब उसने देख लिया था धांधल जी ने उसको स्विमिंग पूल के अंदर, अब ये रो रहे कि वो जाएगी, भाई बेटा भी छोटा सा है, बोली कि भाई मैं इसको पीठ पे खिलाना चाहती थी, मेरे ये वो सारे के सारे सपने तूने खराब कर दिए, यार वो फिर वो चली जाती है, वो नहीं रुकती है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ स्टोरी है। फिर बाद में इनको ना कमला दे नाम की इनकी दूसरी वाइफ है, उन्होंने पाला पाला पोसा था, बड़ा किया था, लेकिन अक्सर कहीं कहीं जगह पे ऐसे लिखा हुआ भी रहता है कि कमला दे ही है वो अप्सरा जो थी वो, और कई लोग तो नकारते भी कि ये अप्सरा वाली स्टोरी फालतू है, झूठी है, ऐसे बिना मतलब की स्टोरी बना दी, है ना। तो बस स्टोरी मेरे को आपको समझानी थी, और बाकी कहीं कोई नहीं पूछेगा कमला देव अप्सरा थी या नहीं थी, है ना। फिर उसके बाद में इनकी जो पत्नी है फुल्लम दे सुप्यार दे, इनसे इनकी शादी होगी, वो हम आगे देखेंगे क्या स्टोरी है छोटी सी। उसके बाद में केसर कालमी नाम की घोड़ी है, ये भी स्टोरी हम आगे देख लेंगे। चांदा रामायण के भील भाई हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है, कोई स्पेशल बात थोड़ी है, मंदिर इनका कोल्लू में है। उसके अलावा ये सारी की सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शादी की। अब भाई बाबू जी बड़े हो गए, बड़े हो गए तो शादी करनी पड़ेगी, सुप्यार दे से शादी करेंगे, है ना। इनकी सगाई हुई है। अब इतना सुंदर आदमी पैदल जाए या फिर कोई मर्सिडीज में जाए या भले ही रेंज रोवर लेके जाए, वो वाली बात थोड़ी है, घोड़े पे जाए तो ही मजा है। अब घोड़े भी कहाँ पे घोड़े पड़े हैं, ढंग के घोड़े तो बिल्कुल भी कहीं पे, मतलब घोड़ियां जो होती है शादी के अंदर बारात में जो ले जाते हैं वो घोड़ी होती है अक्सर, तो घोड़ी कहाँ से लाए, बढ़िया घोड़ी तो नहीं है। बढ़िया घोड़ी किसके पास में है, तो उसी के गांव में, ये कोल्लू मंड के अंदर एक देवल नाम की चारण महिला है, उस चारण महिला के पास में एक शानदार घोड़ी है भाई साहब, एकदम गठीली, मतलब एकदम लंबी जवान घोड़ी, जिसका नाम क्या है, केसर कालमी। नाम केसर कालमी है लेकिन काली है, काले रंग की घोड़ी, एकदम सुंदर बढ़िया से। ये घोड़ी के लिए बाबू जी का मन चल जाता है कि भाई यार शादी में जा रहा हूँ, ऐसे मतलब पूरा ऐसा टोरा होना चाहिए, वो बोलते हैं ना राव साहब का। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं देवल चारणी को। देवल चारणी बोलती है कि देखो महाराज, बाबू तेरे को मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती बाबू, लेकिन तू ये घोड़ी नहीं ले जा सकता। बाबू जी बोलते हैं यार क्यों भाई, ऐसे वैसे मना क्यों कर रहे हो फालतू में। तो बोलती है कि यार देख, ये घोड़ी तू ले जाएगा, मेरी गायें हैं बहुत सारी, इनको डेली खाना होता है, चारे के लिए मैं इनको बाहर भेजती हूँ, मेरे पास थोड़ी है सारा कुछ, और जो इनको लेके जाता है चराने वाला वो इस घोड़ी पे बैठ के जाता है। और ये घोड़ी भी ऐसी फुर्तीली है कि कहीं कोई, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुगलों के टाइम की बात है ये, मतलब तुर्क वर्ग ज्यादा थे उस टाइम पे, गो हत्या, गो मतलब अपहरण, ऐसी चीजें ज्यादा होती थी। तो बोले मेरी गाय कोई चुरा के ले जाएगा फालतू में, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, वगैरह वगैरह। बाबूजी बोलते हैं कि देख तेरी बात तो बहुत ज्यादा सही है, और मैं ऐसे ना जबरदस्ती कर नहीं सकता, लेकिन देख मैं तेरे को एक ना गारंटी दे सकता हूँ कि तेरी घोड़ी तेरी जो गाय है उनके साथ में कुछ भी होगा तो मैं भले किसी भी कंडीशन में हूँ, भले मैं नहा रहा हूँ तो भी मैं आ जाऊंगा, भले मैं किसी मैच के अंदर हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो भी मैं आ जाऊंगा, भले मैं शादी कर रहा हूँ तो भी मैं आ जाऊंगा, भले मैं ना किसी भी कंडीशन में हो, मैं आसमान में हो, धरती में हो, कहीं भी हो, तेरी गायों के साथ अगर कुछ भी होगा तो बस इंफॉर्मेशन पहुंचवा देना, मैं आ जाऊंगा कैसी भी कंडीशन में। अभी देवल चारनी जो होती है वो भी ऐसे सोचती है कि यार गाय कौन सी मेरी चोरी हो गई, कभी चोरी हुई तो थी नहीं आज तक कभी, बस मेरे को फालतू का सा ऐसे डर ही लग रहा था, ये वो वगैरह वगैरह।
तो भाई कोई नहीं, ले जा। बाबूजी ले जाते हैं भाई, बाबूजी गाय को ले, सॉरी केसर कालमी नाम की घोड़ी ले जाते हैं, अमरकोट जाते हैं शादी के अंदर बढ़िया से, और क्या बोलते हैं उसको, शादी करने के लिए जाते हैं। वहां पे भी ये सारे के सारे देख के ऐसे बावड़े होते हैं। बाबूजी का एक साड़ा और रहता है, बाबूजी का साड़ा जो होता है ना वो ऐसे होता है कि यार कि क्या अपनी घोड़ी कैसे वो मार रहे हो ऐसे वैसे, अपने आप को क्या समझते हैं ये वो, मेरी जो घोड़ा है उसके साथ में रेस लगवाओ इस घोड़ी की, पता चले। बाबूजी फिर बाद में ना ऐसे बोलते हैं यार मेरी शादी है और तू मेरा साड़ा है, थोड़ी सी तमीज, जीजू के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। और अड़ जाता है भाई, अड़ियल है, बच्चा है। तो फिर बाद में बाबूजी की वजह से ले डट तेरे को हराता हूँ पहले, बाबूजी उससे रेस लगाते हैं, बाबूजी उसको हरा देते हैं। फिर वो भी ऐसे, हो भाई साहब जीजा जी एक बार ये घोड़ी दे दो, और ये वो मेरे को तो यही रखनी है, आप भले ही 10 घोड़े ले लो और ये कर लो वो कर लो, और मैं देवल चारनी को समझा दूंगा। वो बोलते हैं ना, ज्यादा मन नहीं चलाते, मटीरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा लगाव नहीं करते, ओशो कहते हैं ऐसी बात। तो महावीर भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो है ना, बाबूजी जो है वो फिर बाद में तोरण मारने का टाइम आता है। तोरण मारने के टाइम पे भी भाई बाबूजी के साथ में हल्का सा मजाक किया जाता है, एकदम ऊंचा तोरण बांधते। तोरण मारना किसको कहते हैं, एक प्रकार से तोरण मारना एक प्रकार से सामर्थ्य का प्रदर्शन है। तोरण, तोरण क्या होता है, सामर्थ्य या फिर शक्ति प्रदर्शन का एक माना जाता है कि भाई जिससे शादी कर रहे हैं उस युवक के अंदर दम तो है क्या, ऐसे मतलब ऐसे आवड़े बावड़े से शादी थोड़ी कर रही है। तो तोरण मारना एक तरीके से तलवार अड़ाना होता है, जहां पे ऊपर जो टांगते हैं वो तोरण आप समझते होंगे। वो तोरण मारने के लिए ऊपर तोरण टांग दिया एकदम भयंकर तरीके से। अब जो केसर कालमी है घोड़ी, वो भी ऐसे सोचेगी यार रेस तो लड़ती चल गई ना, लेकिन इतना ऊंचा थोड़ी मैं कोई उड़ सकती हूँ, मैं कोई उड़न परी थोड़ी हूँ, या फिर मैं कोई यूनिकॉर्न थोड़ी हूँ, मैं केसर कालमी हूँ, देवल चारनी की घोड़ी हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो बाबू जी भी ऐसे ना ऐसे थोड़े से ऐसे अपसेट से हो जाते हैं कि यार देख अपने ऐसे रुतबा है, बढ़िया से डीजे बजा के आए हैं बढ़िया से, लेकिन अब बेइज्जती हो जाएगी तो फालतू के अंदर, है ना। थोड़ी सी बात है, रख ले मेरी मेरी लाज रख ले, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ तो भाई क्या बात कर रहे थे हम, हाँ तो वो तोरण वाली बात चल रही थी। इसके अंदर बाबूजी भी उसको ऐसे बोलते हैं कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, और राठौड़ा की क्या करनी है, जातड़ी बचा के रखनी है तेरे को, है ना। मत न लजाए आज राठौड़ा री जातड़ी, ऐसे करके भाई राठौड़ा की जात मत लजा लजा देना, और तू है ना मतलब बेइज्जती कराएगी फालतू के अंदर, और ये भी हंसेंगे। लेकिन भाई साहब फिर घोड़ी भी बोलती है तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया बढ़िया से, अब मैं अपने पोटेंशियल को समझ चुकी हूँ, और जय वो उछल के तोरण मारने के लिए हेल्प करती है, और बाबू जी ऐसे फिर से अपना टोरा है ना प्रूव कर देते हैं। ऐसे करके भाई साहब पूरे एकदम खुशी का माहौल है, एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग, है ना। तो इसलिए ये कहावत भी प्रचलित है कि बाबू जी जैसा तोरण मारे तो माने भाई, किसी को कोई अपनी ऐसे हेकड़ी दिखाता है, मर्दानगी जरा दिखाता है, उसको बोलते हैं तूने कौन सा तोरण मार लिया, है ना। तो ये वाला तोरण इसी से आया था बाबू जी वाले से, है ना, तो वो चीज है। और साथ साथ में अब भाई शादी का टाइम है, फेरों का टाइम है। शादी किससे हो रही है, सुप्यार दे से, है ना बाबू जी। शादी के अंदर 3 फेरे पूरे हो ही जाते हैं, चौथा फेरा स्टार्ट होने वाला ही होता है, इतने में कौन आ जाती है, देवल चारणी। देवल चारणी ऐसे एकदम बिगड़े हुए रूप के अंदर, ऐसे बाल खींचे हुए, ऐसे एकदम रोती हुई बिलकती हुई खुद आ जाती है भाई साहब, वहां पे पहुंच जाती है। बोला तू यहाँ पे ऐसे कैसे इस कंडीशन में देवल माई, तू क्या हुआ, क्या बात हुई, बाबूजी बोलते। वो बाबूजी को खरा खोटा सुनाती है एकदम बढ़िया से कि तेरे को मैंने बोला था, तेरे को इतनी जिद क्यों करनी पड़े, मेरी की सारी गाय ले गया यार, ये वो मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी गायों को मार देंगे, ये कर देंगे, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, ये वो। बाबूजी बोलते हैं क्या हो गया, बात तो समझाओ मुझे, तुम ऐसे कैसे रो रही हो भाई, और मेरी शादी के अंदर इस कंडीशन के अंदर आई हो तुम, बुरी बुरी हालत के अंदर। वो बोलती है कि तेरा जीजा है वो मेरी सारी की सारी गाय ले गया। अब इनका जीजा कौन है, इनका जीजा है जिंदराव खींची। किसका जीजा है भाई ये, बाबू जी का, समझते हैं। बाबू जी की जो जीजा है उसकी शादी हुई थी सोनी बाई से, है ना, सोहन भाई या सोनी बाई, इन दोनों की शादी हुई थी। ये बाबू जी की बहन है भाई, है ना, पेमदे करके इनका और भी नाम है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। इनसे इनकी शादी होती है। अभी शादी के दौरान ही नाराज हो जाता है भाई जिंदरा खिंची, आपने मेरे को BMW नहीं दी, आपने मेरे को बुलेट नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी, शादी के अंदर सिर्फ 51 करोड़ रुपए दिए, मैंने तो 81 करोड़ मांगे थे, ये वो, मतलब जो भी रीजन रहा होगा, नाराज हो गया भाई कुल मिला के बात। और जीजा अगर नाराज हो जाए तो फिर वो बोलते हैं ना, शादियों में जीजा ही नहीं नाराज हो तो वो छोटी मोटी वो बात लगती है, शादी बढ़िया नहीं लगती। फूफा और जीजा तो अक्सर नाराज होने चाहिए, है ना। तो भाई जीजा नाराज है, मतलब वो चीज ये है कि इनकी फैमिली से इस जीजा की बिल्कुल नहीं बनती है, मतलब जवाई जो है उसकी अपनी ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनती है, ऐसा होता है अक्सर, बहुत जगह देखा जाता है। तो भाई ये शादी में भी नहीं जाता है जिंदरा खींची, और उल्टा ये वेट और करता है कि शादी के दिन ही कुछ ऐसा कांड करूंगा कि बाबू जी की शादी खराब हो जाए। अब इसको एक तीर से 2 शिकार और करने थे। देवल चारणी से
केसर कालमी नाम की घोड़ी को जिंद्रा खिची ने भी मांगा था कि भाई घोड़ी ले ले, कितने भी पैसे दे दे, कुछ भी कर ले, ये वो ये वाली घोड़ी दे दे, ये मना कर देती साफ, और पाबू जी को दे देती है। जिंद्रा खिची का ईगो हर्ट, जिंद्रा खिची को वैसे भी बदला लेना था पाबू जी से, और ये पाबू जी के पास में जब देवल चारनी जाती है तो जिंद्रा खिची का जैसे ही नाम सुनते हैं तो भाई पाबू जी का भी ऐसे खून खोलता है कि यार कितना बेशरम जीजा है, ये है वो है, बिल्कुल भी ऐसे शर्म नहीं करी, और एक बोलते क्या बोलते हो, निहत्ती औरत जो है उसकी ये चुरा ली, घोड़ी चुरा ली। तो इन दोनों के बीच में ये वैसे ना जायल का है, जायल नागौर, मैं लिखवा दूंगा सारी की सारी बातें आपको, जायल नागौर का है ये। और इनकी युद्ध कहां पे होता है, देचू नाम की जगह है जोधपुर के अंदर, देचू जोधपुर के अंदर इनका युद्ध होता है पाबू जी का और इनका, और इनके अंदर इनकी पाबू जी की गायों की प्रोटेक्शन करते हुए मृत्यु हो जाती है। भाई जिंद्रा खिची से लड़ रहे होते हैं और गाय बचाने के चक्कर के अंदर है ना इनकी मृत्यु हो जाती है, और उस दिन से हम इनको गौ रक्षक देवता ये सब करके मानने लग जाते हैं। भाई गायों की रक्षा के अंदर इन्होंने अपनी जान दे दी थी। ये लड़े तो काफी बेहतरीन थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, जिंद्रा खिची जो है वो जीत जाता है। तो ऐसी सारी कुछ एक बातें हैं जो आप इनके बारे में लिखेंगे, हम फिर आगे की बातें करेंगे। भाई लिखना, भाई लिखना। पाबू जी शादी में 3 फेरे लेकर, कहीं ना 3 फेरे कहीं 3.5 फेरे लेके आएंगे, तो आप समझ जाना 3 फेरे किसने लिए, ये 3.5 फेरे किसने लिए थे, पाबू जी ने। 3 फेरे लेकर देवल चारणी की गायें बचाने के लिए भाग आते हैं, गाय बचाने के लिए भाग आते हैं। पाबू जी stops his marriage after 3 फेरा, to protect the cows of देवल चारणी, अब बैटल करके लिखना, बैटल ऐसे करके लिखना, बैटल जिंद्राव खिंची वर्सेस पाबू जी, जीजा साड़े की लड़ाई हो रही भाई। ये कहां का है, जायल नागौर का है भाई। और ये बैटल कहां पे हो रही है, देचू गुजरात के अंदर, देचू जोधपुर के अंदर है ना, जोधपुर के अंदर ये बैटल हो रही है। ये लिखना है ऐसे कि ऐसे लिखो भाई, ये बैटल करके लिखना, जिंद्रा खिची और पाबू जी की इस युद्ध में, पाबू जी की, पॉज करके लिख लो भाई जल्दी से, पॉज कर लिया होगा। पाबू जी की इस युद्ध में गायें बचाते समय मृत्यु हो जाती है। पाबू जी डाइज वाइल प्रोटेक्टिंग काउज इन दिस बैटल, पाबू जी डाइज वाइल प्रोटेक्टिंग काउज इन दिस बैटल, ये चीज लिखो भाई, है ना। शादी में 3 फेरे लेके उठ जाते हैं, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और जिंद्रा खिची कौन है, इनका जीजा है, इससे ये युद्ध करते हुए खुद ही मारे जाते हैं ना पाबू जी अपने जीजा से, और वो आगे बदला भी लेता है, कोई मैं आपको बाद में बता दूंगा, इनका भतीजा लेता है पाबू जी का, इनको मार के जिंद्रा खिची को, ये चीज लिख लो। इनके अलावा 1-2 युद्ध इनके और हुए थे जो पहले हुए थे ना, कोई आदमी मरने के बाद थोड़ी युद्ध लड़ेगा। पाबू जी के अन्य युद्ध करके लिखना, अदर बैटल्स ऑफ पाबू जी, अदर बैटल्स ऑफ पाबू जी के अन्य युद्ध में ना 2 आदमियों के नाम लिख लो बस आप, तो एक तो लिख लो मिर्जा खां, देखो मैंने आ गया ना फिर से नाम, गौ रक्षा के टाइम पे ऐसे लिख लो, मिर्जा खां से गौ रक्षा करवाई थी। और एक दूधा सुमरा नाम का आदमी था, दूधा करके याद रखना, कोई आपको लिखना तो है नहीं एग्जाम के अंदर जाके, दूधा सुमरा से है ना, 2 लोगों से इनका युद्ध भी हुआ था। ये सारी की सारी बातें हैं, ये पाबू जी के बारे में लिखना, लिख लो भाई, ये 2-1 युद्ध और लिख लो पाबू जी के, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इनको ना लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबू जी को, पाबू जी सुंदर है और आपको पता ही है लक्ष्मण भी सुंदर थे, वो वाला लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है मैं बताता हूं आपको। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण जो है, राम भगवान ये सारे के सारे वनवास कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक स्वरूप नखा नाम की एक आदमी आती है भाई साहब, औरत आती है, सॉरी आदमी नहीं, जिसको आजकल या फिर लिखा क्या गया है शूर्प नखा। स्वरूप नखा और शूर्प नखा में काफी फर्क है। शूप जो होता है ना, शूप किसको बोलते हैं, छाजले को बोलते हैं, छाजला जिससे मिट्टी विट्टी ये उठाते हैं ना अपने घर में, देखते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से इसको इस साइड से पकड़ते हैं और ऐसे झाड़ू से ना, अच्छा मैं आगे आ रहा हूँ क्या, झाड़ू से ऐसे मिट्टी इससे उठा के इसके ऊपर डालने की ट्राई करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं क्योंकि लास्ट वाली जो मिट्टी की परत रहती है वो सरकती नहीं है, फिर ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे सरका के साफ कर देते हैं ना। मैंने तो ऐसे ही किया भाई।
तो उसको तो बोलते हैं सूप। और स्वरूप का मतलब होता है सुंदर, इसका नाम ही था स्वरूप नखा, इतनी सोहनी। अब एक बात सोचो, रावण की बहन है, रावण की बहन है, इसके पास में मतलब भेष बदलने की क्षमता रहती है। तो अब भेष बदलेगी तो भाई साहब सुगला भेष थोड़ी बदलेगी, ऐसे छाजले जैसे नाखून लेके किसको इंप्रेस कर देगी? कि मिट्टी निकालनी है क्या ऐसे कोई सिर में से किसी के, या खुजलियां करनी है? स्वरूप एकदम सुंदर नाखून, एकदम मिनीक्योर पेडिक्योर वाले, एकदम अलग अलग नेल पॉलिश, यहाँ पे लाल, यहाँ पे नीली, यहाँ पे हरी, एकदम सुंदर स्त्री। ये भाई साहब राम भगवान का जो रूप है वो देख के ऐसे उड़ रही होती है भाई उस टाइम पे जंगलों के ऊपर से, तो राम भगवान का रूप देख के बावड़ी हो जाती है, ओ हो, ये तो बहुत सुंदर है, इससे तो मैं शादी करूंगी। ये वो जाके प्रपोज कर देती है ऐसे घुटनों पे बैठ के, एक एक घुटना ऐसे है ना, कि भाई विल यू मैरी मी, सीधा ही। अब वो राम भगवान भी ऐसे हंसते हैं, साइड में खड़ी है सीता माता, और सीता माता भी हंसने लग गई, भाई साहब ये क्या चक्कर है, कौन कब कहां से? तो बोलते हैं कि भाई तुम कौन हो? मतलब माई लगती हूँ क्या मैं तेरी? मैं तेरे को शादी का ऑफर देने के लिए आई हूँ। ये वो राम भगवान कहते हैं देख इधर, देख इधर, ये साइड के अंदर कौन खड़ी है? ये मेरी पत्नी है, मैं मैरिड हूँ, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। फिर उधर ही जो इनके भाई होते हैं लक्ष्मण, वो कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं। तो शूर्पणखा है भाई, उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तो भाई ऐसे टाट में खाज खोरते हुए इधर उधर देख रही थी, इतने में इसको लक्ष्मण दिख गए। लक्ष्मण दिखते तो भाई साहब अगेन फिर से, ओ ये कौन है भाई, इससे शादी कर लूंगी, मेरे को क्या जाता है? उधर जाती है, गोडी डाल के बैठती है, विल यू मैरी मी? अब भाई साहब लक्ष्मण जो है थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के आदमी है, वो ऐसे मतलब तू जा रहे फालतू में, मेरी भी शादी हो रखी है, तू फालतू में परेशान मत करा, ऐसे ऐसे तुम तो मेरे को बावड़ा बना रहे हो, ये वो। शूर्पणखा से पीछे पड़ जाती है, भाई मैं इससे तो शादी करूंगी ना, भाई राम समझा दे इसको, भाई तू नहीं शादी करा तो ये इससे तो शादी करूंगी। अब सीता माता भी ऐसे थोड़ा सा फनीवे में ले रही थी कि भाई कैसे पीछे पड़ गई, ऐसे वैसे भाभी खींच रही थी टांग। अब उनको और गुस्सा आ गया राम लक्ष्मण को, तो उसके पीछे भागते वैसे, वो कुएं के चारों तरफ तीन चार एक चक्कर लगा लेते हैं, 4 चक्कर इनके पूरे हो जाते हैं। फिर जो लक्ष्मण होता है उसके थोड़ी सी हाथ में आती है, तो नाक उसकी काट देते हैं, नाक उसकी काट देते तो बुरी तरीके से नाराज हो जाती है, ये वो रोती भी लगती भी चली जाती है। भाई वो नाक क्यों काट दी? भाई प्रपोज किया है, भाई दुखी हो गए तो भाई कैसे भी करके भगा दो यार, ऐसे थोड़ी होता, नाक काट दी बेचारी की फालतू के अंदर है। तो नाक काट देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि देखो लक्ष्मण जो है उनसे शादी नहीं कर पाए थे उस जन्म में, तो लेकिन किसी और जीवन के अंदर मैं शादी करूंगा तुमसे। अपन ने 4 फेरे तो ले लिए हैं, भले कुएं के सामने लिए होंगे, बचे हुए 3 फेरे जो है हम कहाँ ले लेंगे? अगेन नया जो जन्म होगा उसमें ले लेंगे। तो ये लक्ष्मण का अवतार इस तरीके से इनको सिद्ध किया जाता है। अभी बात कितनी सही है क्या नहीं है, तो इस हिसाब से सुप्यारदेव का क्या हो गई फिर शूर्पणखा, खैर जो भी है। और ऐसा भी माना जाता है कि शादियों के अंदर हम जो फेरे लेते हैं उनकी संख्या 7 नहीं होती भाई, ये तो फिल्मों में है भाई 7 फेरे वगैरह, 7 फेरे नहीं होते, फेरे कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं। उसके पीछे 2 लॉजिक दिए जाते हैं, एक लॉजिक तो ये कि 3 फेरे तो बाबूजी ले गए, अब आप बचे हुए 4 ले लो बाबूजी के अलावा वाले। और वैसे फेरे 4 ही होते हैं, जिसमें 3 में तो औरत आगे रहती है, महिला पत्नी आगे रहती है, बचे हुए 1 के अंदर आदमी आगे रहता है, इस प्रकार से 4 फेरे लिए जाते हैं। तो ये वाली लॉजिक भी है, तो आप लिखना इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार भाई। इन्होंने इसके अलावा ना एक बार प्लेग आया था बहुत बुरी तरीके से, प्लेग की बीमारी फैली थी, चूहों से फैलती है ना, प्लेग की बीमारी फैली थी, तो उससे भी काफी लोगों की मदद करी थी, एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवाई थी। जैसे कोरोना के अंदर किसी ने हेल्प कर दी हो किसी की, तो कोरोना प्रोटेक्टर डाइटी हो जाएंगे, वैसे ये प्लेग प्रोटेक्टर डाइटी कहलाते हैं भाई, प्लेग रक्षक देवता, इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेग प्रोटेक्टर डाइटी, है ना। इन्होंने बीमार जो कैमल्स हैं उनकी भी काफी सेवा पानी करी है। उससे पहले एक लाइन और लिखना, या फिर लिख लो, पहले ये लिख लो, कैमल प्रोटेक्टर डाइटी, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैमल प्रोटेक्टर डाइटी। इन्हें ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं, ऊंट रक्षक। ये राजस्थान के अंदर ऐसा माना जाता है कि पहली बार जब ऊंट कोई लेके आया था तो वो पाबूजी थे भाई साहब, ऐसी चीज लेके आएंगे जो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास में बुलेट है, तुम्हारे पास में है ना एक्टिवा है, होंडा है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये वाला जो वाहन ये किसके पास है भाई साहब? एकदम खतरनाक शानदार, ऐसे च्युइंगम की तरह सारे दिन मुंह चलाते रहता है, ऐसी चीज देखोगे बावड़े हो जाओगे। तो केमल को सबसे पहले कौन लेके आते हैं? पाबूजी लेके आते हैं, अपनी एक भतीजी रहती है केलम। केलम की शादी में भाई साहब ये दहेज में और दे देते हैं कि भाई मैं क्यों यार, केलम जा लेके जा तेरे पति को, भाई बहनों ये है हमारा तो हम तो देंगे ही। भतीजी रहती है ये केलम नाम की युवती जो है, किसकी? पाबूजी की। उसके दहेज के अंदर क्या देते हैं? केमल देते हैं। ऐसी बातें नहीं लिखनी है, आपको ये लिखना है कि पाबूजी राजस्थान में पहली बार ऊंट लेके आए थे, पाबूजी राजस्थान में पहली बार ऊंट लेके आए थे।
लिख लो भाई, केलम की शादी में केमल, है ना, ये चीज लिख लो भाई, हो गया। बाबूजी ब्रॉट केमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, बाबूजी ब्रॉट केमल्स इन राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। अब होता क्या है कि बाबूजी जो है मतलब क्या हो गया था, कोई किसी का अब ऊंट बीमार हो जाता है ना, तो बाबूजी की फड़ बचवाते। फड़ क्या होती है, गूगल करके देखना बाबूजी की फड़, उसके ऊपर ना ऐसे अलग अलग चित्र हैं, कहीं पे तो वो जिंद्रा खींची से लड़ रहे हैं, कहीं पे उनकी शादी हो रही है, कहीं पे वो शेरनी का दूध पी रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उनकी सारी की सारी जीवनी जो होती है ना, एक फड़ के ऊपर, एक कपड़े की जो बनी हुई चीज है उसके ऊपर चित्रित रहती है, उसको बांचा जाता है भाई। कि भाई ऐसे ऐसे मान लो मेरे पास में ऊंट है और बीमार पड़ गया है, मैं बाबू जी के ऐसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बाबू जी महाराज मेरे ऊंट को बचा लेना, मैं आपकी फड़ बचवा दूंगा। बचवाने का मतलब होता है वाचना, मतलब बांचना है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज को पढ़ना है ना, रिसाइट करना। तो बचवाने की बात चली थी, तो ये फड़ जो होती है बाबू जी की कब बंची जाती है, जब उसको बचाना होता है ऊंट को। तो आप लिखना भील बोपे, भील बोपे, बोपा ही लिखना भैया ना, भील बोपे बाबूजी की फड़ बांचते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि भील बोपे बाबूजी की फड़ रावण हत्ता के साथ बांचते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं ना। भील बोपे, भील बोपा, ऐसे इंग्लिश में भी भील बोपा ही लिखना है ना भाई, भील बोपा रिसाइट्स, रिसाइट्स फड़ ऑफ बाबूजी, FAD, FAD फड़ ऑफ बाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे तब डिटेल में देख लेंगे। रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ना रावण हत्ते हत्ते जैसी चीज होती है, उसके ऊपर तार से बंधे रहते हैं, उसके साथ में भील बोपे जो है बाबूजी की फड़ को बांधते हैं भाई। इसके अलावा बाबूजी के पवाड़े होते हैं, पवाड़े किसको बोलते हैं वो भी लिखना आप, बाबूजी के पवाड़े, एक बार लिखना मत, पवाड़े क्या होते हैं वो समझाता हूं। जैसे ये फड़ जो हो गई ना, फड़ के ऊपर तो बाबूजी की पूरी जीवनी लिखी हुई है। पवाड़े हो गए किसी का यश गान, किसी की गाथा, है ना, लोक गाथा जो है इन्होंने, जैसे मान लो कोई ऐसे जिंद्रा खींचे वाली बात है, इसको एज ए मतलब क्या बोलते हैं, सिंगिंग फॉर्म के अंदर अगर कोई गाए तो उसको बोलते हैं पवाड़े। और ये कोई भी गा सकते हैं, भील बोपे की जरूरत नहीं है। तो बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े ब्रैकेट में आप लिख लेना प्लीज लोक गाथा, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होए। लोक गाथा माट वाद्य यंत्र के साथ, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माट क्या होता है, उल्टे मटके को उल्टा रख दो बस, और उसको ऐसे टन टन करके दबाते बजाते रहो, वही होता है भाई माट। तो पवाड़ा ऑफ बाबूजी, पवाड़ा ऑफ बाबूजी ब्रैकेट में लिख लेना आप फोक टेल्स, टेल मतलब कहानी, फोक टेल्स पवाड़ा ऑफ बाबूजी आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा बाबूजी की एक वाचना और होती है, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, बाबूजी की वाचना लिखना। जैसे मैं बताऊं, बाबूजी की वाचना, बाबूजी की वाचना थोरी जनजाति, थोरी जनजाति है ये थे से क्या बोलते हैं थप्पड़, थोरी जनजाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करती है, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करती है। वाचना ऑफ बाबूजी, वाचना ऑफ बाबूजी इज परफॉर्म्ड बाय थोरी ट्राइब, थोरी ट्राइब विद सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सारंगी का नाम सुना ना आपने, सारंगी। अब क्या है, ये थोरी कौन है, तो थोरियों को ना बाबूजी, थोरी नाम से ना ये जनजाति के लोग हैं ना, आना बघेला नाम का एक गुजरात का शासक है, खतरनाक, बहुत डेंजरस। इससे ना थोरी भाइयों को खार खा रखी थी, मतलब थोरी भाइयों से दुश्मनी थी इसको, मतलब थोरी जनजाति के 7-8 लोग थे, उन लोगों से बदला किसको लेना है, आना बघेला को लेना है। और ये भागी किसके पास में जाता है, बाबूजी के पास, कि भाई साहब बचाओ हमें, आना बघेला हमारे पीछे पड़ रखा है। तो ये 7 एक बाबूजी जो है ना गुजरात से आए हुए 7 थोरी भाइयों को शरण देते हैं। तो ये चीज भी पूछी जाती है भाई 7 थोरी भाइयों को शरण कौन देते हैं, बाबूजी। बाबूजी गुजरात से आए हुए 7 थोरी भाइयों को शरण देते हैं।
भाइयों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे लिख लो। बाबूजी प्रोटेक्ट्स सेवन थोरी ब्रदर्स फ्रॉम आना बघेला। आना बघेला से भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आना बघेला, आना बघेला से, है ना। तो ये थोड़ी जनजाति के लोग है ना, उसके बाद में इनको मानने लग गए, बढ़िया से पूजने लग गए। मंदिरों में इनके जो मंदिर होते हैं ना बाबू जी के, उनके अंदर भोपे ही होते हैं भाई साहब, भील भोपे। भील भाई है जो चांदा डामा है, उसी वजह से ना ये इनको पूजने वाले भी कौन हो गए, भील भोपे ही है। पुजारी जो है बामण नहीं है भाई साहब, भोपे हैं। कौन है, भील भोपे। तो इनके अलावा इनको कौन कौन मानते हैं, तो रायका वाले मानते हैं, रायका जनजाति के लोग, रेबारी मानते हैं, और इनको देवासी लोग भी मानते हैं। तो आप लिखना पाबूजी रायका, रेबारी तथा देवासी के, ये री है नहीं, देवासी है, देवासी, देवासी के मुख्य देवता हैं। मेन डाइटी ऑफ रायका अपने हिसाब से लिख लो, मैं भी अपने हिसाब से ही लिखता हूं, कई कई बार ऐसे नाम जो आ जाते हैं, रेबारी एंड देवासी, इनके क्या है। इसके अलावा इनको कौन और मानते हैं, मेहर जनजाति के मुसलमान भी मानते हैं। अब ऐसी चीजों में क्या समझाऊं मैं आप, मेहर जाति के, है ना, जनजाति नहीं, सॉरी, मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पूजते हैं। मेहर ट्राइब, मेहर कास्ट मुस्लिम्स ऑल्सो वर्शिप बाबूजी, ऑल्सो वर्शिप बाबूजी। इनके अलावा बाबूजी की एक बात हो रहा है कि थाली नृत्य जो होता है, थाली के ऊपर चढ़ के ऐसे नृत्य के, जैसे ये थाली हो गई, इसके ऊपर एक पैर यहाँ रख लिया, एक पैर यहाँ पे रख लिया, ऐसे करके डांस सा किया जाता है ना। और डेरू नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ में किया जाता है। तो लिखना भाई, इनके भक्त, बाबूजी के भक्त है ना, मेरे नहीं, आपके नहीं, बाबूजी के, इनके भक्त डेरू वाद्य यंत्र के साथ, डेरू डेरू वाद्य यंत्र के साथ थाली नृत्य करते हैं। देयर देयर डिसाइपल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, देयर वर्शिपर्स परफॉर्म थाली डांस। थाली डांस लिखना भाई, है ना, ऐसे प्लेट डांस मत लिख देना। थाली डांस विद डेरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विद डेरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सारी की सारी बातें हैं बाबूजी के बारे में। एक बार इसका रिवीजन भी ले लेंगे, उससे पहले लास्ट टॉपिक इनका बाबूजी से रिलेटेड है। कुछ एक बुक्स हैं भाई जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, भाई पूछी जाती है तो लिखना पड़ेगा, हल्का सा आपको जोर भी आएगा लिखने में और पढ़ने में भी, लेकिन याद हो जाएगी, बार बार देखोगे। मैंने आपको बताया हुआ ना कि कैसे एक्टिव रट्टे मार सकते हो, एक्टिव लर्निंग जो बताई थी एक क्लास के अंदर। बाबू प्रकाश, आप किताबों के नाम लिखो पहले, फिर मैं रिवीजन करवाता हूं आपको बाबूजी का पूरा। बाबूजीरा छंद, जीरा, जीरा नहीं है भाई साहब, ये सब्जी में जानने वाला जीरा। बाबूजी रिस्पेक्ट वाला जी, जैसे है ना मोदी जी। फिर उसके बाद में बाबूजीरा रूपक, रूपक ये तीसरा नाम है। चौथी किताब का नाम क्या है, बाबूजीरा दूहा, बाबूजीरा दूहा, द से दही वाला है ना। पांचवें नंबर पे लिख लो बाबूजीरा सोरठा, बाबू जीरा सोरठा। फिर छठी किताब लिख लो, बाबूजी की बात है तो बाबूजी की बात, बात। सातवीं किताब का नाम है बाबूजीरा गीत, इसके अंदर बेसिकली बाबूजी के सारे गीत लिख रखे हैं। गीत कौन से गीत हैं बाबूजी महाराज के, लिखी किसने थी, मोड़जी आशिया नाम का आदमी, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, आशिया मोड़जी। जैसे बोले जाए अमन चौधरी, तो चौधरी अमन बोल दिया जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसे नाम है आशिया मोड़जी। आदमी का नाम क्या है, मोड़जी, लेकिन आशिया पहले लगा दिया। फिर मेहाजी बिट्टू है, लेकिन इनको बोलते क्या है, बिट्टू मेहाजी। फिर तीसरे हैं मोतीसर बगतावर, है ना। देखो मोतीसर में भी लास्ट में रह आ रहा है, बगतावर के अंदर भी लास्ट में रह आ रहा है, तो इसमें भी रूपक वाला ले लो ना, रूपक से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, इसके अलावा कोई रह से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में लघराज, पांचवें नंबर पे आ जाएगा राजनाथ, राजनाथ, है ना। और छठे नंबर पे आ जाएगा लक्ष्मी कुमारी, चुंडावत।
मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पाबूजी का सोरठा राजनाथ या तो रामनाथ नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा ना, रामनाथ शायद या तो राजनाथ है, देखते हैं। फिर उसके बाद में पाबूजीरा गीत जो है वो बांकीदास ने दिया था, जिसने बोला था ना आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बांकीदास जी। ऐसे करके ये 7 किताबें हैं, बार बार में देखो क्या कैसे याद करोगे। पाबूजीरा छंद जो है बिट्ठू मियाँ जी ने दिए, अब बार बार बोलोगे पाबूजीरा छंद किसने दी है, बिट्ठू मियाँ जी। मियाँ जी बिट्ठू ने किसने क्या लिखी है, पाबूजीरा छंद लिखी है ना, रूपक नहीं लिखी है, दूहा नहीं लिखी है, क्या लिखी है, छंद लिखी है। किसने लिखी है, बिट्ठू मियाँ जी ने। ऐसे करके याद करोगे ना तो आपको 1.5-1 मिनट की मेहनत में याद हो जाएगी। वरना आप पाबूजीरा छंद बिट्ठू मियाँ जी, पाबूजीरा छंद बिट्ठू मियाँ जी, इसको बार बार बोल लो, बहुत मुश्किल से याद तो जाएगी नो डाउट, लेकिन कितनी एनर्जी लग रही है फालतू में आपकी। तो ऐसी सी बातें हैं पाबूजी के बारे में। हमने आज लोक देवता स्टार्ट करे हैं, जिनमें से पहले लोक देवता कौन है हमारे पाबूजी। इनकी काफी सारी जनरल डिटेल्स हैं, कोलूमन धांधली जी और धांधल जी सॉरी, कमला दे और फुल्लम दे वगैरह, ये भारतीय इनके गुरु हैं। इसके अलावा केसर कालमी नाम की इनकी घोड़ी है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, है ना। और इसके अलावा चांदाड़ामा इनके भील भाई हैं, मतलब जो 2 भील भाई है ये दोस्त है इनके। चित्र अमावस्या के दिन इनका मेला बढ़ता है। कोल्लूमंड के अंदर सोहड़ नाम का आदमी जो है, और ये सुप्यार देव फुल्लमदे की शादी हो रही थी, वो जिंदराव खींची जो है जी जैसे लड़ाई होगी। देवल चारनी की मेन बात कर लेते हैं, बैटल कहाँ पे हुई थी। जिंदराव खींची और पाबूजी की देचू नाम की जगह पे हुई थी, जो जोधपुर में पड़ती है। लेकिन जिंदराव खींची कहाँ का है, जायल नागौर का। इसके अलावा पाबूजी ने किससे किससे लड़ाई करी थी, मिर्जा खां से करी थी, दूधा सुमरा से करी थी, है ना। बाबूजी को प्लेग प्रोटेक्टर, केमल प्रोटेक्टर डाइटी बोलते हैं, लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, भील भोपे जो होते हैं इनकी फड़ बांचते हैं, है ना। और रावण हत्ता बजाते हैं साथ साथ में। पवाड़े जो होते हैं वो माठ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। वाचना जो होती है सारंगी के साथ में। थोरी भाई जो थोरी जनजाति के लोग वो करते हैं। 7 थोरी भाइयों को आना बघेला से बचाया था। रायका रेबारी देवासी जो है इनके मेन डाइटी है ये। और इसके अलावा मेहर जाति के मुसलमान भी मानते हैं, थाली नृत्य करते हैं, कौन इनके भक्त करते हैं, डेरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। साथ ही साथ में इनकी बुक है, देखो 1 ही मिनट लगी मुझे बताने में। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।